नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 4 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी पार्ट का कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कुल 23 शिफ्टों में ऑनलाइन मोड में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 14वें शिफ्ट का पेपर है। अगर आप 23 शिफ्ट के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना और समझना चाहते हैं, साथ ही साथ सीटेट 2022 के लिए अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट के बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 121 से 128 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि यह है कि पहले आप प्रश्नों को देख लीजिए, फिर पैराग्राफ पढ़िए। इससे फायदा ये होगा कि 2 से 3 प्रश्न ग्रामर बेस पूछे जाते हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कम से कम वो समय आपका बच जाएगा, क्योंकि कई बार ऑनलाइन मोड में अभ्यर्थियों के पास समय नहीं होता है पैराग्राफ को पढ़ने के संदर्भ में। और साथ ही साथ जब आप प्रश्नों को देखने के बाद पैराग्राफ पढ़ेंगे तो तुरंत आपको उसका उत्तर क्लिक करेगा। ठीक है, यहां पर अगर मैं इस पूरे पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने लगूं तो बहुत ज़्यादा समय आपका फालतू में व्यतीत हो जाएगा। इस वजह से डायरेक्टली हम लोग प्रश्न देखेंगे और उसका उत्तर इस पैराग्राफ में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, विच वर्ड फ्रॉम दीज ऑप्शंस डज नॉट मीन इनजस्टिस, यानी कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसका अर्थ इनजस्टिस यानी कि अन्याय के संदर्भ में नहीं है। तो पहला देखिए दिया गया है अनफेयरनेस, इसका मतलब भी अन्याय होता है। दूसरा देखिए क्रुएलिटी दिया गया है, ये भी अन्याय के सेंस में प्रयोग किया जाता है। तीसरा देखिए करप्शन, तो करप्शन भी एक अन्याय ही है। यानी जो तीनों हैं वो इस इनजस्टिस के मिलते जुलते अर्थ में है। और प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया था, जिसका अर्थ ना मिलता जुलता हो। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए मिस एडवेंचर, ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका मतलब होता है दुर्गति, ठीक है, जो कि इनजस्टिस से अलग सेंस है। इस वजह से यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राका हैज बीन डिफाइंड एज द आर्क एनिमी ऑफ चाचा चौधरी, विच ऑफ दीज वर्ड कैन बी यूज्ड टू मेक अ सिमिलर कनेक्शन बिटवीन दीज टू। अब देखिए चाचा चौधरी और राका का आपने कॉमिक्स पढ़ा होगा, वो चाचा चौधरी और साबू वाला। उसमें जो राका था वो क्या था, चाचा चौधरी का आर्क एनिमी। आर्क एनिमी का मतलब होता है कट्टर दुश्मन, ठीक है, कट्टर शत्रु के सेंस में था। तो यही प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो दोनों का रिलेशन डिफाइन किया गया है कट्टर शत्रु का, किसका किसका, राका और चाचा चौधरी का। इनके लिए निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा सिमिलर कनेक्शन हो सकता है। तो देखिए अल्टर ईगो और एली का मतलब होता है मित्र होता है, और एंटी हीरो का मतलब होता है जो हीरो के विरोध में है। ठीक है, अब हीरो के विरोध में आप देखेंगे, अगर कोई फिल्म आप देख रहे हैं तो उसमें बहुत लोग हीरो के विरोध में होते हैं, तो उसका मतलब थोड़ी है कि सब लोग हीरो के शत्रु हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कट्टर शत्रु शब्द प्रयोग किया गया था, और इससे मिलता जुलता जो वर्ड होगा वो एडवर्सरी होगा। एडवर्सरी का मतलब होता है प्रतिद्वंदी। अब जाहिर सी बात है, आपका कोई प्रतिद्वंदी है तो वो आपका दुश्मन ही है। प्रतिद्वंदी शत्रु के सेंस में भी एडवर्सरी का जो पर्यायवाची होता है वो शत्रु के सेंस में भी आता है। और प्रश्न में शत्रु कट्टर शत्रु के सेंस में पूछा गया था, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, द पेयर ऑफ चाचा चौधरी एंड साबू इज द सिंथेसिस ऑफ ब्रेन विथ एंड फिजिकल स्ट्रेंथ रिस्पेक्टिवली, सो द पेयर embodies an interdependence which can be appropriately called। यानी कि ये बोला जा रहा है कि जो चाचा चौधरी थे और जो साबू थे, उनका जो रिलेशन था वो एक तरीके से विश्लेषण कहा जा सकता है कि जो चाचा चौधरी के पास दिमाग था और जो साबू था उसके पास फिजिकल यानी कि शारीरिक शक्ति थी। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि पेयर एम्बॉडीज इन इंटरडिपेंडेंस विच कैन बी अप्रोप्रिएटली कॉल्ड, यानी इन दोनों का जो एक दूसरे के प्रति ये रिलेशन है कि एक के पास दिमाग है दूसरे के पास शारीरिक शक्ति है, ये क्या कहा जाएगा, तो ये एक दूसरे के प्रति सहजीवी कहा जाएगा। यानी कि दोनों की जो स्ट्रेंथ है, एक के पास दिमाग और एक के पास शारीरिक शक्ति, वो एक दूसरे को मदद कर रही है, और इसी को तो सहजीविता कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में सिम्बायोटिक लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 1 सिम्बायोटिक इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन, यानी कि दिया गया वाक्य है, इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। चलिए वाक्य को पढ़ते हैं। दिया गया है, नेवर रिसोर्टिंग टू एक्सट्रीम वायलेंस और गन्स, यानी कि ये कहा जा रहा है कि कभी भी अत्यधिक हिंसा या फिर
जो हथियार होते हैं, जो गन होता है, जो बंदूक होता है, उसकी सहायता नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कभी भी नहीं लेनी चाहिए। ये क्या है? सहायता लेना क्रिया है, ठीक है, उसका उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। ये क्रिया था उपयोग करना, और उपयोग करने के सेंस में यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये क्रिया का एक तरीके से विशेषता बता रहा है, क्रिया को क्वालिफाई कर रहा है, और जो वर्ब को क्वालिफाई करता है उसे हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 एडवर्ब इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कि दिए गए चारों विकल्पों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो सिंपली आपको पैराग्राफ पढ़ना है, और पैराग्राफ पढ़ करके आप इजिली इसका उत्तर दे सकते हैं। इस प्रश्न के लिए जो ऑप्शन नंबर 4 है पैराग्राफ के अनुसार यही गलत है। चाचा चौधरी एंड साबू अपीयर्ड इन लोटपोट सीरीज फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि लोटपोट जो सीरीज थी, कॉमिक सीरीज थी, इसमें पहली बार चाचा चौधरी और साबू अपीयर हुए थे, ये कहा जा रहा है, जो कि पैराग्राफ के अनुसार गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, साबू इज ए हार्टी ईटर कंज्यूमिंग अप टू 108 चपातीज, हाउ डज द वर्ड अप टू क्वांटिफाई द कंजम्पशन, यानी कि ये बोला जा रहा है कि साबू बहुत ज़्यादा खाना खाता है और वो अधिकतम 108 रोटियों को खा सकता है एक बार में। ठीक है, अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, हाउ डज द वर्ड अप टू, यानी कि यहाँ पर जो सेंटेंस में है अप टू आया हुआ है, ये क्या क्वांटिफाई कर रहा है, जो उपभोग किया जा रहा है रोटियों का, ये कैसे क्वांटिफाई कर रहा है। तो अप टू का मतलब होता है कि मैक्सिमम उतना खा सकता है, मतलब कि ये मैक्सिमम लिमिट है कि 108, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लिमिट है कि 108 से अब वो 109 नहीं खा पाएगा, मैक्सिमम लिमिट है कि 108 खा सकता है, उससे कम भी खाएगा और उतना मैक्सिमम 108 तक ही खा पाएगा। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रख करके आपको उत्तर देना है। अप टू का मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, इट गिव्स द अपर लिमिट ऑफ कंजम्पशन, ऑप्शन विकल्प नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिज मूवमेंट फ्रॉम विलेज टू द टाउन पैरेलल्ड अर्बनाइजिंग ट्रेंड इन इंडिया। यहां पर देखिए, हियर इफ द वर्ड पैरेलल्ड विच इज इन द पास्ट टेंस, जाहिर सी बात है पैरेलल का सेकेंड फॉर्म है जो कि पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए, इज टू बी रिप्लेस्ड विद द पास्ट परफेक्ट टेंस, विच वन ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो वुड बी द ऑप्ट, यानी कि ये कहा जा रहा है कि ये जो सेंटेंस दिया गया है ये पास्ट टेंस में दिया गया है, पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। अगर पैरेलल को हमें रिप्लेस करना पड़े और पास्ट टेंस की जगह पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़े, तो इसको किस शब्द से, किस ऑप्शन से आप रिप्लेस करेंगे। तो देखिए, बात की जा रही है पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड यूज किया जाता है और उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पैरेलल का सेकंड फॉर्म पैरेलल्ड था और इसका थर्ड फॉर्म भी पैरेलल्ड ही होगा। तो दिए गए विकल्प में देखिए, हैड आपको एक ही विकल्प मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 ये विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चाचा चौधरी इज एन अनलाइकली हीरो बिकॉज ऑफ। तो चाचा चौधरी जो कैरेक्टर है वो एक तरीके से कम पसंद किया जाने वाला हीरो है, ऐसा क्यों? तो एक तो पैराग्राफ के अनुसार आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक तो उसकी एज ज़्यादा थी और दूसरा उनका जो अपीयरेंस था, जो पहनने का पोशाक था, उसकी वजह से लोग कम पसंद करते थे, बच्चे जो थे, यंगस्टर्स जो थे वो कम पसंद करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, 1 एंड 2 दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 129 से 135 तक एक अन्य पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। तो चलिए इसके भी प्रश्नों को डायरेक्टली हम लोग देखेंगे और पैराग्राफ में उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है, द ऑर्थर ऑप्टिमिज्म दैट, मतलब कि ऑर्थर लेखक का जो आशावाद था कि प्रेटी मच एनीथिंग वाज पॉसिबल, मतलब कुछ भी संभव था, यह आशावाद जो लेखक का है, मोस्ट एक्सप्लिसिटली स्प्रिंग्स फ्रॉम, यानी कि उसके जीवन में यह कब परिलक्षित हुआ, इस सेंस में आपसे पूछा जा रहा है। पहले ही पैराग्राफ में इसका उत्तर दिया गया है, मैन फर्स्ट वॉक्ड ऑन द मून ड्यूरिंग द समर ऑफ 1969, यानी कि 1969 में पहली बार व्यक्ति के पैर चांद पर पड़े थे। व्हेन आई वाज 8 years old, तब मैं 8 साल का था। आई न्यू देन दैट प्रेटी मच एनीथिंग वाज पॉसिबल, तब मुझे एहसास हुआ कि कुछ भी संभव है। यानी कि ये एहसास, ये आशावाद लेखक में कब जन्म लिया? जब पहली बार किसी व्यक्ति ने चंद्रमा पर कदम रखे थे। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, द फर्स्ट ह्यूमन स्टेप्स ऑन द मून, यानी कि पहली बार जब किसी व्यक्ति ने चंद्रमा पर कदम रखा तब ये लेखक को एहसास हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया, द बॉय सोज पेशेंस इवन इन द मोस्ट एक्साइटेड मोमेंट्स बिकॉज, यानी कि जो सबसे उत्साहित पल था उसमें भी जो बॉय था, यानी लेखक उस समय 8 साल का था, उसके सेंस में ये पूछा गया कि वो जो लेखक था वो धैर्य क्यों रखा
आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप उत्तर देख सकते हैं, दे हैड अ लॉट ऑफ गियर, अ लॉट ऑफ डिटेल्स टू अटेंड टू, आई वॉज पेशेंट। इसका उत्तर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3, वॉक ऑन द मून डिमांडेड अ लॉट ऑफ टेक्निकल एड एंड इक्विपमेंट्स। यानी कि जब चंद्रमा पर जाने के लिए जो यान होता है उसमें बहुत सारे टेक्निकल एड्स होते हैं और इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें समय लग जाता है। इसकी वजह से जो बॉय था वो पेशेंटली टीवी में इन सभी चीज़ों को देख रहा था, इस सेंस में आया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, व्हाट डम्ब डिसीजन वाज मेड ऑन अर्थ। यानी कि जब चंद्रमा पर व्यक्ति कदम रख रहा था तब पृथ्वी पर डम्ब डिसीजन क्या था, लेखक के अनुसार आपसे पूछा गया है। यहां पर आप उसका उत्तर देख सकते हैं, बट द पीपल रनिंग टू द कैंप कीप लुकिंग टू देयर वॉचेज, इट वॉज ऑलरेडी पास्ट 11, इवेंचुअली वाइल स्मार्ट डिसीजन वर बींग मेड ऑन द मून, अ डम्ब वन वॉज मेड हियर ऑन द अर्थ, आई हैड गॉटन टू लेट, ऑल ऑफ अस किड्स वर सेंट बैक टू आवर टेंट्स, गो टू स्लीप। पहला विकल्प देखिए, सेंड द किड्स टू द टेंट टू स्लीप, यानी कि बच्चों को उनके टेंट में सोने के लिए भेज दिया गया, ये पैराग्राफ में मेंशन किया गया था, यानी हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, इट वाज गियर टू सी मैन स्टेपिंग ऑन द मून, तो इस प्रकार का कोई भी जिक्र नहीं किया गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, टू प्रिवेंट किड्स फ्रॉम वॉचिंग द प्रोग्रेस ऑफ मैन्स फर्स्ट स्टेप्स ऑन द लूनार सरफेस, तो ये भी एक तरीके से बच्चों को भेज दिया गया था सोने के लिए, तो इस वजह से बच्चे देख नहीं पाए। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। चौथा देखिए, पीपुल लुकिंग एट देयर वॉचेज अगेन एंड अगेन, तो ये भी मेंशन नहीं किया गया था, यानी कि ए और सी वाला केवल सही है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 ए और सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, द फोटो ऑफ नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब कि प्रेरणा स्रोत के तौर पर, फॉर बॉयज, यानी कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग का फोटो था वह बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत की तरह एक बड़े सपने की तरह था। देखिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिव्स बिलो स्टेट्स अदरवाइज, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो इससे इतर है। ठीक है, मतलब कि इससे संबंधित नहीं है। तो पहला देखिए, द बॉय मिस्ड द टीवी लाइव मोमेंट ड्यूरिंग द कैंप, यानी कि जो लाइव चल रहा था टीवी में वो बच्चों ने मिस कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको टेंट में सोने के लिए भेज दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 ये बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि इससे बच्चे प्रेरणा स्रोत के तौर पर नहीं देख पाए क्योंकि वो सोने चले गए थे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इससे इतर है और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द वर्ड पीव्ड इन द पैरा 4 मीन्स, पीव्ड का मतलब होता है नाराज होना, और इसी के सेंस में मिलता जुलता वर्ड अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 एनॉयड इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका मतलब भी होता है नाराज होना। अगला प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द मोस्ट अपोजिट ऑफ द वर्ड इंस्पायरिंग इन पैरा 6 ऑफ द पैसेज, यानी कि पैरा 6 में पैराग्राफ 6 में एक वर्ड आया हुआ है इंस्पायरिंग। ठीक है, और इसका अपोजिट आपसे पूछा जा रहा है। तो इंस्पायर करने का मतलब क्या होता है कि किसी को एक तरीके से प्रोत्साहित करने के सेंस में है। ठीक है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हतोत्साहित करना। तो डिस्करेज देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी दिए गए वाक्य में जो अंडरलाइंड शब्द है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है आपसे पूछा जा रहा है। पहले वाक्य को पढ़ लेते हैं, आई वॉज कंप्लीटली पीव्ड एट द कैंप डायरेक्टर्स, यानी कि जो लेखक है वो कह रहा है कि मैं जो डायरेक्टर था, कैंप का डायरेक्टर था, उस पर पूरी तरीके से नाराज हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पीव्ड का मतलब होता है नाराज होना, ये एक क्रिया है, वर्ब है, और इसकी विशेषता क्या बता रहा है? कंप्लीटली, यानी पूरी तरीके से नाराज हो गया था मैं। ठीक है, तो ये कंप्लीटली जो है वो वर्ब की विशेषता बता रहा है। इस वजह से जो वर्ब की विशेषता बताता है वो क्या होता है? वो एडवर्ब होता है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए एडवर्ब इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी रिगार्डिंग पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स ऑफ लैंग्वेज। ये बोला जा रहा है कि पैरालिंग्विस्टिक फीचर ऑफ लैंग्वेज क्या होता है। ए और बी विकल्प में देख करके सही को चुनना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले पैरालिंग्विस्टिक फीचर के बारे में जान लेते हैं। तो इसको बेसिकली आप समझ सकते हैं टोन ऑफ वॉइस, यानी कि जो कुछ भी वॉइस बोला जा रहा है, जो कुछ भी बोला जा रहा है उसका टोन क्या होगा। अब टोन में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, इस कम्युनिकेशन के दौरान मेरे कई बार आवाज़ में उतार चढ़ाव होते हैं, कई बार मैं थोड़ा तेज बोलता हूं, कई बार थोड़ा मैं पॉज लेता हूं। क्यों लेता हूं ये सभी चीजें? ताकि आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन के माध्यम से आप मेरी बातों को समझ पाएं। तो यही होता है पैरालिंग्विस्टिक फीचर, यानी कि अपनी बातों को कम्युनिकेट करने के लिए समय समय पर पॉज लेना,
उतार चढ़ाव लाना, कभी तेज बोलना, एक वॉल्यूम सेट करना, ये सब कुछ होता है पैरालिंग्विस्टिक। जैसे कि जब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। तो ये क्या है, जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो पहला जो शब्द होना चाहिए वो इतना पावरफुल होना चाहिए ताकि एक कम्युनिकेशन बिल्ड करने में लोगों की मदद करे, और अगला बंदा जिससे आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो भी एक वार्म वेलकम आपका कर पाए, ताकि एक हेल्दी कम्युनिकेशन दोनों के बीच डेवलप हो पाए। ठीक है, इसके बाद से कई बार हम लोग पॉज लेते हैं, जैसे कि बोलते बोलते क्या होता है कि एक फ्लो में जब चीज़ें चलने लगती हैं तो जब अगला कॉन्सेप्ट आने वाला था तो थोड़ा सा आप पॉज लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर ठहराव आपको दिखाना है ताकि यहाँ पर चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं और दूसरा चीज़ चल रहा है। जैसे कि आप हिंदी में विराम चिन्ह पढ़ते हैं तो वो क्यों लिया जाता है, ताकि अगर कुछ अलग चीज़ शुरू हो रहा है, जैसे कि फुल स्टॉप हो गया, यानी कि वहाँ पर वो उसका मतलब पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब अगला टर्न शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है पॉज लेना। और अगर उतार चढ़ाव की बात करें तो कई बार देखेंगे कि बहुत तेज बोलना पड़ता है, कई बार थोड़ा धीरे बोलना पड़ता है, तो वो इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं ये सभी चीज़ें। ठीक है, तो इन्हीं सबको ध्यान में रख करके आपको उत्तर देना है। पहला दिया गया है, वॉल्यूम इज नॉट जस्ट वॉट यू से, इट हाउ यू से। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें आप वॉल्यूम के माध्यम से या फिर जो भी चीज़ें कभी तेज बोल रहे हैं कभी धीरे बोल रहे हैं, गुस्से में जब आप रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी आवाज़ तेज हो जाती है, या फिर दुखी मन से रहेंगे तो आपकी आवाज़ देखेंगे कि थोड़ा कपकपाने लगती है। ये सब चीज़ क्या है, ये आप क्या और कैसे बोलना चाहते हैं, मतलब कि आपकी भावनाएं किस प्रकार से कम्युनिकेट कर रही हैं उस सेंस में है। तो ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव है कि इट इज हाउ यू से, आप कैसे बोलते हैं, ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, कहा जा रहा है कि इंटोनेशन मीन्स वाइब्रेशन ऑफ वॉइस और स्पीच। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इंटोनेशन का मतलब होता है उतार और चढ़ाव। जैसे कि अभी मैंने उदाहरण दिया कि कई बार आप बहुत तेज बोलते हैं गुस्से में, और कई बार जब आप शांत होते हैं तो बिल्कुल प्यार से आराम से कामली आप बात कर रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ क्या है, उतार चढ़ाव, ये सब इस पैरालिंग्विस्टिक फीचर के अंतर्गत आता है लैंग्वेज के। तो दोनों विकल्प यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव है और दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, द लैंग्वेज एक्वायर्ड फ्रॉम द बर्थ बाई चाइल्ड विथ द हेल्प ऑफ फैमिली मेम्बर्स इज नोन एज। यानी कि उस भाषा को क्या कहते हैं, उस भाषा को कौन सा भाषा कहते हैं जिसके जो कि बच्चे जन्म से अपने माता पिता और फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं। तो इसे भाषा का अर्जन कहते हैं, और भाषा का अर्जन हमेशा फर्स्ट लैंग्वेज होता है, क्योंकि वही मातृभाषा है और पहली बार वही भाषा बच्चा बोल रहा होता है और सीख रहा होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट के संपर्क में आने की वजह से। तो हमेशा जो मदर टंग होगा, जो भाषा अर्जित होगी, वो हमेशा फर्स्ट लैंग्वेज होगा। ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट लैंग्वेज इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अ स्टूडेंट ऑफ ए क्लास यूज लिमिटेड वोकेबलरी ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, व्हाट विल बी द बेस्ट वे टू इन्हेंस देयर वोकेबलरी। यानी कि ये बोला जा रहा है कि कम्युनिकेशन के दौरान कोई बालक बहुत कम शब्दों का प्रयोग कर रहा है, लिमिटेड वोकेबलरी शब्दावलियों का प्रयोग कर रहा है, तो उसकी शब्दावलियों को इन्हेंस करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प एप्रोप्रिएट होगा। तो देखिए, कम्युनिकेशन की बात आती है तो कम्युनिकेशन स्किल को कम्युनिकेशन के माध्यम से ही डेवलप किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप कॉपी में शब्दों को लिखने लगे या फिर पीडीएफ जुटाने लगे। कई बार देखा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी आप लोग पीडीएफ पर ज़्यादा जोड़ देते हैं कि सर इसका पीडीएफ दे दीजिए, उससे कोई फायदा नहीं है। आपके मोबाइल में वो पीडीएफ ऐसे ही सेव रहेगा, आप कभी भी खोल के देखने वाले नहीं है, ये मेरी गारंटी है। तो इस वजह से पीडीएफ ना मांग करके आप ये फोकस करिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन वीडियो के माध्यम से हो, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। क्योंकि कई ऐसे पीडीएफ आपके मोबाइल में पड़े होंगे जिनको आप लास्ट कब देखे होंगे आपको खुद नहीं याद होगा। तो ये सब चीज़ें इंटरेक्शन के दौरान आप सीखने की कोशिश करिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसी को ध्यान में रख करके आपको उत्तर देना है। पहला विकल्प दिया गया है, आस्क स्टूडेंट्स टू मेक लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स यूजेबल वर्ड ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। यानी कि ये बोला जा रहा है कि एक लिस्ट बनाने की बात की जा रही है। लिस्ट बनाना, बच्चा लिस्ट बनाएगा कॉपी में और उसको वैसे ही बैग में रख देगा या फिर घर पर रख देगा। बच्चा सीखा कहाँ, बच्चे को वो कम्युनिकेशन करना है, डेली लाइफ में वो कम्युनिकेशन का पार्ट है, तो आप उसको बैग में रखने वाली वस्तु क्यों बना रहे हैं। बच्चे को कम्युनिकेशन का मौका दीजिए। और पहला विकल्प क्या कह रहा है कि लिस्ट बनाने की बात की जा रही है, ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, आस्क स्टूडेंट्स टू रीड मोर बुक्स एंड राइट डाउन द वर्ड्स फ्रॉम देम। ये भी बात बिल्कुल वैसी है, आप बच्चे को किताब तक सीमित रख रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को किताब को पढ़ करके या फिर लोगों से सुन करके या फिर ऐसे आप डेवलप कर लेंगे। जब तक आप खुद कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक शब्दावलियों का यूज करना आप सही से नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, ये विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, आस्क स्टूडेंट्स टू रीड द टेक्स्ट अलाउड ट्वाइस थ्राइस इन अ डे। यानी कि ये बोला जा रहा है कि एक दिन में 2 से 3 बार
जो टेक्स्ट है उसको तेज तेज बोलने की बात की जा रही है। तो ये आप किताबी भाषा सीख रहे हैं। जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज होता है और जो बुकिश लैंग्वेज है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। आप देखेंगे जो हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं, वो कई बार ग्रामेटिकली जो बुकिश लैंग्वेज होता है उससे मेल नहीं खाता है, लेकिन क्या है, वो कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो वो ज़्यादा एक तरीके से बच्चे उसमें डेली लाइफ में जो वर्ड्स सीखेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि किताब से सीखने वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये विकल्प हमारा निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, आस्क स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट इन ग्रुप्स, यानी कि आप बच्चों को ग्रुप में वार्तालाप कम्युनिकेट करने के लिए कह रहे हैं। एंड अलाउ देम टू रिप्लेस यूज वर्ड विद द न्यू सुटेबल वर्ड, यानी कि अब अगले बंदे के द्वारा कम्युनिकेशन के दौरान जो कुछ भी शब्दावलियों का प्रयोग किया गया, जो कुछ भी नए शब्दों का प्रयोग किया गया, वो बोला जा रहा है कि अब उस बंदे को बोलिए जो कम वोकैबुलरी यूज कर रहा था, कि इसमें से वो शब्द को हटा करके इससे मिलता जुलता शब्द आप यूज करिए। जैसे कि मान लीजिए ये बोला गया कि दिस इज मैंगो, तो अब मैंगो को हटा करके अब यहीं एप्पल के लिए बोला जा सकता है। यानी कि इस प्रकार से जब बच्चे को अपने आप को एक्सप्रेस करने का आप ज़्यादा मौका देंगे, ज़्यादा बच्चे से कम्युनिकेट कराएंगे, तब उसकी वोकैबुलरी खुद ब खुद धीरे धीरे इन्हेंस होने लगेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 पॉजिटिव है और यहीं इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इन स्पाइट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर language is acquired with the help of innate grammatical knowledge. This idea refers to the theory proposed by, यानी कि यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, जिसके अनुसार भाषा को उसके कॉम्प्लेक्स नेचर के बजाय उसको आसानी से अर्जित किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे जन्मजात ही एक तरीके से ग्रामेटिकल नॉलेज जो उनका एक आधार होता है उसके साथ जन्म लेते हैं। तो देखिए, ये कहा था नॉम चॉम्स्की ने। नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चे जन्मजात लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं, जिसके माध्यम से वो भाषा को अर्जित कर लेते हैं और अन्य भाषा को सीखने में वो मदद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 पॉजिटिव है और यहीं इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, व्हेन चिल्ड्रन टॉक आइदर टू देमसेल्फ और फॉर द प्लेजर ऑफ एसोसिएटिंग एनीवन हु हैपेंस टू बी दीज विथ द एक्टिविटी ऑफ मोमेंट ही शी इज इन्वॉल्व इन, यानी कि ये बोला जा रहा है कि उस एक तरीके से प्रक्रिया को क्या कहेंगे जिसके माध्यम से बच्चे स्वयं से बातें करते हैं, यानी कि आइदर बोला गया, आइदर या तो स्वयं से बातें कर रहे हैं और या फिर प्लेजर ऑफ एसोसिएटिंग एनीवन, यानी कि किसी से जुड़े हुए के दौरान, किसी से के साथ खेलते हुए के दौरान उस बच्चे को जो खुशी मिल रही है उसको सोच करके अपने मन में खुद ही खुशी प्राप्त कर रहा है या फिर खुद से ही बात कर रहा है। इस सेंस में प्रश्न पूछा गया है कि ये क्या है, आपसे पूछा जा रहा है ये कौन सी एक्टिविटी है। तो ये प्राइवेट स्पीच है, अपने आप से बातें करना, ये प्राइवेट स्पीच है। अगला प्रश्न पूछा गया है, कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, लैंग्वेज इज लिंक्ड विथ थिंकिंग प्रोसेस, यानी कि जो हम लोग सोच रहे हैं, जो हमारे मन में विचार चल रहा है, लैंग्वेज उससे जुड़ा होता है। बिल्कुल सही है। कैसे, इसको समझिए। जैसे कि यहाँ पर मैं एक वाक्य लिखता हूँ कि वह एक जानवर है, तो देखिए ये हो गया भाषा यानी कि लैंग्वेज। अब हमारी थिंकिंग इस जानवर को लेकर के दो सेंस में हो सकती है। हो सकता है कि वाकई में कोई जानवर हो, कुत्ता हो, या फिर ये हो सकता है कि वह जो है कोई एक व्यक्ति हो सकता है जो कि जानवर की तरह व्यवहार कर रहा हो। ठीक है, बिल्कुल निर्दयी हो तो हम लोग बोलते हैं ना कि वह एकदम जानवर की तरह व्यवहार कर रहा है। तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति के लिए ये बात बोली गई हो। तो अब देखिए यहाँ पर कुत्ता या फिर व्यक्ति, ये क्या है, ये विचार है कि हम किस विचार में इस भाषा का प्रयोग किए हैं। यही बोला जा रहा है कि जो लैंग्वेज है वो थिंकिंग प्रोसेस यानी विचार से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि देखिए वह एक जानवर है, इसका अर्थ, इस लैंग्वेज का अर्थ तभी निकलेगा जब बोले जाने वाले व्यक्ति के द्वारा विचार स्पष्ट होगा कि यह कुत्ता के लिए प्रयोग किया गया या फिर व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया। ठीक है, तो यही बात बोला जा रहा है कि लैंग्वेज इज लिंक्ड विथ थिंकिंग प्रोसेस। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, लैंग्वेज हेल्प्स टू स्ट्रक्चर डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब होता है बातचीत, यानी कि कम्युनिकेट करने के संदर्भ में, एंड प्रैक्टिस डिस्कोर्स फंक्शंस। तो ये बोला जा रहा है कि लैंग्वेज जो होता है, जो भाषा होता है, वो एक तरीके से बातचीत को बनाने में, मतलब कि स्ट्रक्चर मीन्स डेवलप करने में, समझ लीजिए कि दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन करने में ये हेल्प करता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अब जब दो लोगों के बीच आप कम्युनिकेट करेंगे तो जाहिर सी बात है भाषा का ही तो प्रयोग करेंगे। अगर आप साइन लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करें तो वो भी लैंग्वेज है, या फिर अगर चित्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी लैंग्वेज है। कुछ भी आप कर रहे हैं, अपने फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो भी एक तरीके का नॉन वर्बल लैंग्वेज ही है। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि जो लैंग्वेज होता है, जो भाषा होता है, वो दो लोगों के बीच डिस्कोर्स यानी कि बातचीत
को डेवलप करने, बातचीत को बनाने में मदद करता है। और साथ ही साथ यहाँ पर लिखा गया प्रैक्टिस डिस्कोर्स फंक्शन, और जो इसके कार्य होते हैं, मतलब कि बातचीत के बीच जो अभ्यास करने के जो विभिन्न फंक्शंस होते हैं उनमें हेल्प करता है। तो ये विकल्प भी पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। यानी कि ए और बी दोनों सही है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 बोथ ए एंड बी आर ट्रू इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है लैंग्वेज डेवलप्स एमंग चिल्ड्रन वंस दे इंटरैक्ट, यानी कि बच्चों के बीच में जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसका विकास कब होगा? जब वह दूसरों से इंटरैक्ट करेगा, दूसरों से बातचीत करेगा। ठीक है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जो कुछ भी इंटरैक्शन होता है, जो अगला बंदा जो कि हमसे थोड़ा बहुत भी ज़्यादा जानता है, तो उससे इंटरैक्शन के दौरान हम लोग चीज़ों को सीख रहे होते हैं। तो भाषा भी इसी प्रकार से सीखी जाती है। जैसे कि कोई छोटा बच्चा है तो जाहिर सी बात है वो अपने से बड़े बच्चे या फिर अपने से बड़े लोगों से जब बातचीत करता है तो नए नए शब्दों को वो सुन रहा होता है और नए नए शब्दों का अनुकरण करके वो एक्वायर कर लेता है और उस भाषा को सीख जाता है बोलना। ठीक है, तो जब हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं तब हमारी जो लैंग्वेज डेवलप्स होती है, हमारे अंदर भाषा का विकास होता है। ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द लैंग्वेज एक्विजिशन थियरी बाय नॉम चॉम्स्की। तो नॉम चॉम्स्की के द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो निगेटिव सेंस में आपसे पूछा गया है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है डीप स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, ये बात बिल्कुल सही है, उनके द्वारा बोली गई है। हमारा विकल्प पॉजिटिव सेंस में इस वजह से उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस में उत्तर पूछा गया है। दूसरा देखिए ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर का कहने का मतलब कि उन्होंने बताया था कि जिस प्रकार से एक लैंग्वेज अगर हम लोग सीख लिए, जैसे कि हिंदी मान लीजिए हम लोग सीख लिए हैं, तो हिंदी में कर्ता पढ़ते हैं हम लोग, हिंदी में टेंस पढ़ते हैं यानी काल पढ़ते हैं, हिंदी में कर्म पढ़ते हैं, हिंदी में क्रिया पढ़ते हैं। वही सब चीज़ तो ग्रामर अंग्रेजी में भी है, बस नाम बदला हुआ है। अंग्रेजी में हम लोग वर्ब पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं, तो यही सब तो हिंदी में भी था। तो यही बोला जा रहा है कि एक भाषा का जो ग्रामर होता है, जो व्याकरण होता है, वो दूसरी भाषा में हस्तांतरित होता है उसी सेम वे में जिसके माध्यम से बच्चे भाषा को जल्दी सीख पाते हैं। तो ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। नॉम चॉम्स्की ने इसके बारे में बात की थी, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये बात भी बिल्कुल सही है। बच्चे जन्मजात लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि भाषा अर्जन यंत्र के साथ जन्म लेते हैं जिससे वो भाषा को अर्जित करते हैं, ऐसा नॉम चॉम्स्की ने कहा था। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है नॉम चॉम्स्की के अनुसार, यानी ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 प्राइम रोल ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। तो देखिए ये जो प्राइम रोल ऑफ चाइल्ड्स इन्वायरमेंट, तो इसके बारे में नॉम चॉम्स्की ने बात नहीं की थी क्योंकि ये निगेटिव सेंस में है और प्रश्न में भी हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, इस वजह से विकल्प नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि लैंग्वेज एक्विजिशन की बात की गई है यानी कि भाषा के अर्जन की, तो उसमें तो इन्वायरमेंट महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये भी ध्यान में आपको रखना है कि नॉम चॉम्स्की के अनुसार पूछा गया है। नॉम चॉम्स्की के अनुसार उन्होंने इस मुद्दे पर बात नहीं की थी प्राइम रोल ऑफ चाइल्ड्स इन्वायरमेंट। तो नॉम चॉम्स्की के अनुसार ये कम एप्रोप्रिएट है और एक तरीके से निगेटिव सेंस में है और इस वजह से यही उत्तर हो जाएगा क्योंकि प्रश्न नॉम चॉम्स्की के अनुसार पूछा गया है, ना कि केवल लैंग्वेज एक्विजिशन नहीं है। नॉम चॉम्स्की के अनुसार लैंग्वेज एक्विजिशन में कौन सा गलत है वो आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ प्रक्रिया के नाम लिखे गए हैं और यहाँ पर किसने इसको पहली बार यूज किया गया है उसका नाम लिखा गया और दोनों को मैच करना है। तो पहले आप इनपुट हाइपोथेसिस देखिए, ये तो कंफर्म है कि इनपुट हाइपोथेसिस के बारे में स्टीफन क्रैशन ने बताया था, तो ए का सी हो जाएगा। अब चारों विकल्प में देखिए ए का सी किस में दिया गया है, एक तो इसमें दिया गया है और एक इसमें दिया गया है, बाकी दो में ए का बी और ए का डी दिया गया है। तो पहले तो इसको काट दीजिए, पहला और तीसरा विकल्प हो ही नहीं सकता। अब दूसरे और चौथे विकल्प में हमें चुनना है कि कौन सा हमारा उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें लैंग्वेज एंड माइंड की, तो अभी हमने देखा लैंग्वेज के बारे में नॉम चॉम्स्की ने बात की थी, ठीक है, तो डी का डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें दोनों में डी का डी दिया गया है, तो अभी भी हम लोग को टाई चल रहा है कि कौन सा विकल्प सही होगा। अब अगर बात करें टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग की, तो ये बात की थी टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग की बात की थी प्रभु ने, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी का बी हो जाएगा। देखिए सी का बी इसमें दिया गया है और यहाँ पर सी का सी दिया गया है, यानी कि ये विकल्प हमारा गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बी का ए क्या हो जाएगा टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, यानी कि जेम्स एशर के द्वारा ये बोला गया था, पहली बार यूज किया गया था, इस सेंस में है, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या बना, ए का सी, बी का ए, सी का बी और डी का डी।
ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पियाजे, यानी कि जीन पियाजे के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। देखिए, अगर चारों विकल्प में आप देखेंगे तो यहाँ पर भाषा और लैंग्वेज और साथ ही साथ थॉट के बारे में बात की गई है, यानी कि विचार और भाषा के बारे में बात की गई है चारों ऑप्शंस में। तो देखिए, जीन पियाजे ने एक सिद्धांत दिया था, एक उनका ये मानना था कि जो एक तरीके से विचार होते हैं वो लैंग्वेज से पहले आते हैं, यानी कि भाषा का अर्थ समझने के लिए आपको बोले जा रहे व्यक्ति के विचार को समझना बेहद जरूरी है। कैसे, अब इसको समझिए। देखिए, यहां पर अभी मैंने इसका उदाहरण पहले भी दिया था, पहले वाले प्रश्न में, मैं फिर से दे रहा हूं। अगर मैं लिखूं कि वह जानवर है, तो देखिए यहां पर ये क्या है, वह जानवर है, ये लैंग्वेज हो गया, ठीक है, ये भाषा हो गया। अब इस भाषा का अर्थ समझने के लिए हो सकता है, देखिए जानवर जो वर्ड है, हो सकता है कि वाकई किसी जानवर के लिए यानी कुत्ता शब्द के कुत्ता के लिए प्रयोग किया गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई बहुत निर्दयी व्यक्ति है जिसके लिए हम लोग बोलते हैं कि तुम बिल्कुल जानवर की तरह व्यवहार कर रहे हो, तुम बिल्कुल जानवर हो। उस हिसाब से यहां पर जानवर किसी व्यक्ति के लिए भी आ सकता है। अब ये यहां पर कुत्ता या फिर व्यक्ति क्या है, ये विचार है किसका, जो व्यक्ति इस वाक्य को बोला होगा, इस भाषा को, कि वह जानवर है। अब वह जानवर वर्ड का यूज किस विचार के अंतर्गत किया है, क्या वाकई में वो कुत्ते के लिए प्रयोग किया है या फिर व्यक्ति के लिए प्रयोग किया है, यह उसका विचार हो गया। और भाषा क्या है कि वह जानवर है। तो भाषा का अर्थ क्लियर करने के लिए सबसे पहले विचार जानना आवश्यक है कि जानवर शब्द का किस सेंस में उसने यूज किया है, किस विचार के अंतर्गत उसने यूज किया था। तो यहां पर विचार पहले आएगा और भाषा बाद में आएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, थॉट प्रीसीड्स लैंग्वेज, यानी कि थॉट्स जो होता है, जो विचार होता है, वो लैंग्वेज भाषा से पहले आता है। ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव है और यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अगर यही प्रश्न जीन पियाजे के अनुसार ना पूछ करके अगर लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा जाता तो उसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार उसमें भाषा पहले आती है और विचार बाद में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जीन पियाजे के अनुसार पॉजिटिव है, यही हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अ टीचर इंस्ट्रक्ट्स स्टूडेंट टू फॉलो दीज स्टेप्स ड्यूरिंग रीडिंग एन आर्टिकल, यानी कि एक टीचर के द्वारा, एक शिक्षक के द्वारा ये इंस्ट्रक्शंस बच्चों को दिया जाता है एक आर्टिकल, एक लेख पढ़ते समय। दिया गया है, फाइंड आउट अ टॉपिक सेंटेंस फॉर ईच पैराग्राफ और सेक्शन, ठीक है। यहां पर देखिए इंस्ट्रक्शंस क्या है, आइडेंटिफाई बिग आइडिया, यानी बड़े विचार को आइडेंटिफाई करने की बात की जा रही है। दैट कवर सेवरल स्पेसिफिक पॉइंट्स एंड सम सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन फॉर ईच बिग आइडिया एंड डिलीट एनी रिडंडेंट इंफॉर्मेशन और अननेसेसरी डिटेल। विच वन ऑफ द स्ट्रेटजी द टीचर इज यूजिंग हियर। एक्चुअली कहा किया जा रहा है कि एक आर्टिकल पढ़ने के बाद से बच्चों को कहा गया कि इसके जो ओवरऑल आइडिया है, जो बड़ा आइडिया है, जो व्यापक आइडिया है, उसको आप आइडेंटिफाई करिए और जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, जो रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है, उसको आप डिलीट कर दीजिए। तो इसी को तो समराइज कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने पूरा पिक्चर मूवी पूरा देख लिया, तो अब जब आपको समराइज करने के लिए या फिर रिव्यू देने के लिए बोला जाता है तो आप उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स को ही केवल इंक्लूड करते हैं और जो अननेसेसरी पार्ट है उसको आप हटा देते हैं। यानी कि स्टोरी टेलिंग में क्या होता है, आप पिक्चर में गाने भी होते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा सीन्स भी होते हैं, जो कि समराइज करते हुए आप उसको इंक्लूड नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप मेन थीम्स, जो उसका बिग आइडिया है, जो व्यापक विचार था उस मूवी का, वो आइडेंटिफाई करते हैं और जो अननेसेसरी चीज़ें थी उसको आप इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि उस कहानी का वो पार्ट जरूर है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि उसमें इंक्लूड किया जाए, ठीक है। उसके बिना भी कहानी को समझाया जा सकता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, समराइजिंग इसका उत्तर हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, अ टीचर इज यूजिंग इंटेंसिव ओरल इंटरेक्शन इन टारगेट लैंग्वेज एज अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग लैंग्वेज, दिस मेथड इज नोन एज। यानी कि जो टारगेट लैंग्वेज है, मान लीजिए अंग्रेजी टारगेट लैंग्वेज है, तो इसमें जो टीचर है वो टारगेट लैंग्वेज में ही ओरल इंटरेक्शन यानी ओरल मौखिक कम्युनिकेशन कर रहा है, मौखिक संवाद कर रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज को ये प्रेजेंट करने की कौन सी विधि है, तो ये नेचुरल मेथड है। नेचुरल मेथड में क्या होता है, जो टारगेट लैंग्वेज होता है उसको नेचुरल इन्वायरमेंट की तरह, जिस प्रकार से बच्चे ने अपनी मातृभाषा को नेचुरल इन्वायरमेंट में अर्जित किया था, उसी तरीके से नेचुरल इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड करा दिया जाता है, जो भी टारगेट लैंग्वेज होता है। तो यहाँ पर प्रश्न में देखिए, टारगेट लैंग्वेज को वो एक तरीके से मौखिक अभिव्यक्त कर रहा है, अपने मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या है, ये नेचुरल मेथड होगा, नेचुरल इन्वायरमेंट बच्चों को प्रोवाइड करना हो गया। ऑप्शन नंबर 1 नेचुरल मेथड सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सेलेक्ट द ऑड वन अबाउट इंटरैक्शनल मॉडल ऑफ लैंग्वेज।
यानी कि जो हम लोग बातचीत करने में, जो कम्युनिकेशन करने में, इंटरेक्शन करने में मॉडल ऑफ लैंग्वेज यूज करते हैं, उनमें से निम्न चारों विकल्पों में से कौन सा नहीं है या फिर एक तरीके से ऑड है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया है लैंग्वेज एज अ व्हीकल, यानी कि लैंग्वेज एक साधन के तौर पर है, व्हीकल के तौर पर है फॉर द रियलाइजेशन ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन, यानी इंटरपर्सनल यानी अंतःवैयक्तिक रिश्तों को प्राप्त करने में, रियलाइजेशन का मतलब होता है प्राप्त करने में, लैंग्वेज एक व्हीकल का काम करता है। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए हम लोग क्या होता है, जैसे कि खून के रिश्ते तो हमारे सीमित है ना, बाकी के जो आप रिश्ते बना रहे हैं वो आपके इंटरेक्शन के माध्यम से ही होते हैं। लैंग्वेज उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव। जैसे कि दोस्त आप कैसे बनाते हैं, दोस्त का आपके साथ खून का रिश्ता थोड़ी है, लेकिन फिर भी जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं आप उसी से दोस्ती बनाते हैं जो आपके सोच विचार या फिर आपके जैसा जो सोचने वाला हो, आपके जैसा जो कम्युनिकेट करने वाला, उसी से तो दोस्ती करते हैं। तो यही बोला जा रहा है कि ये अंतः वैयक्तिक रिलेशन बनाने में मदद करता है। तो ये विकल्प तो बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमसे ऑड पूछा गया था। ठीक है, दूसरा देखिए, लैंग्वेज एज अ मीन टू परफॉर्म सोशल ट्रांजैक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल्स। ये भी उसी सेंस में, सोशल ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है कि आप अपने रिश्ते किस प्रकार से इंटरैक्ट के माध्यम से, इंटरैक्शन के माध्यम से करते हैं। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, लैंग्वेज एज अ मीन टू कन्वेइंग एंड रिसीविंग ऑथेंटिक मैसेज। अब जाहिर सी बात है, आप न्यूज़पेपर में या फिर जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती है या फिर टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग होती है, उसके माध्यम से जो मैसेज ले रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, वो ऑथेंटिक माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत ये सभी रजिस्टर्ड होती हैं और उनके द्वारा जो मैसेज हमें मिल रहा है वो ऑथेंटिक माना जाएगा। ठीक है, तो इन सब को लेकर के ये बात कहा जा रहा था कि लैंग्वेज इसका एक माध्यम है। जाहिर सी बात है, लैंग्वेज के माध्यम से ही आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। तो ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। एक ही विकल्प बच्चा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, लैंग्वेज एज अ मीन फॉर इंटर रिलेटेडनेस ऑफ ग्रामर एंड वोकैबलरी। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब कि अंतः संबंधिक, एक तरीके से अंतः संबंध कहा जा रहा है कि लैंग्वेज जो है वो एक माध्यम है ग्रामर और वोकैबलरी, यानी कि व्याकरण और वोकैबलरी के बीच अंतः संबंध स्थापित करने वाला। तो ये एक तरीके से लैंग्वेज अपने आप में ग्रामर और वोकैबलरी को इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, और ये विकल्प क्या कह रहा है कि लैंग्वेज जो है वो अंतः संबंध स्थापित करता है ग्रामर और वोकैबलरी में। बल्कि ऐसा होना चाहिए कि जो ग्रामर और वोकैबलरी है वो छोटा सा पार्ट है लैंग्वेज का। ठीक है, ये निगेटिव सेंस में है और चूंकि निगेटिव ही आपसे पूछा गया था, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, रोहिणी वांट्स टू प्रेजेंट कंटेंट बिफोर क्लास स्टूडेंट्स। यानी रोहिणी जो कि एक शिक्षिका है, वो कक्षा के बच्चों के सामने एक कंटेंट प्रस्तुत करना चाहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड बाई हर। यानी कि उस शिक्षिका के द्वारा निम्न में से कौन सा विकल्प है जो कि उसके द्वारा कंटेंट प्रेजेंट करने से पहले कंसीडर किया जाना चाहिए। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया है यूज ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज। जाहिर सी बात है, जितने एक्टिविटी के माध्यम से कंटेंट को प्रेजेंट किया जाएगा बच्चों के लिए समझना उतना ही आसान होगा। तो ये विकल्प तो पॉजिटिव था, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, डिमॉन्स्ट्रेट फॉर्मल कम्युनिकेटिव एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ टारगेट लैंग्वेज। यानी कि जो टारगेट लैंग्वेज है उसका जो कंटेंट है उसको फॉर्मल कम्युनिकेटिव, मतलब जिस प्रकार से हम लोग आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन औपचारिक होनी चाहिए। ठीक है, औपचारिक भाषा के संदर्भ में प्रेजेंट करने की बात की जा रही है। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है क्योंकि एक नेचुरल इन्वायरमेंट बनेगा जिससे बच्चे टारगेट लैंग्वेज को सीख पाएंगे। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव था, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, प्रोवाइड प्रॉपर स्कैफोल्डिंग व्हेनेवर नेसेसरी। यानी कि स्कैफोल्डिंग को लेव वाइगोस्की ने दिया था, जिसे आप पाड़ के नाम से जानते हैं, हिंदी में पाड़ बोला जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, स्कैफोल्डिंग जब जरूरत होगी तब दी जाएगी ताकि बच्चे जहां पर समस्या एक तरीके से फेस कर रहे हैं उस समस्या से पार हो जाए और वो अधिगम समस्या उस बच्चे से दूर हो जाए। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव सेंस में था, हमारा उत्तर होगा। चौथा देखिए, ट्राई टू डेवलप अ हैबिट ऑफ ड्रिलिंग। यानी कि ये कहा जा रहा है कि बार बार अभ्यास और वेधन के लिए बच्चों में आदत डालनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ड्रिलिंग शब्द है वो एनसीएफ 2005 अपने आप में निगेटिव मानता है। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान की संरचना करनी है खोज के माध्यम से, ना कि आदत डालनी है। देखिए, आदत डालना का मतलब क्या
क्या हो गया कि देखिए, जब आपने बचपन में वो कहानी सुनी होगी कि कुएं से बार बार पानी निकालने से पत्थर पर भी रस्सी से निशान पड़ गया था। तो हमें ऐसा नहीं होना है, हमें अपने ज्ञान की रचना करनी है। वही चीज़ बार बार दोहरा करके अपने माइंड को घिसना थोड़ी है पत्थर की तरह। हमें नया नया खोज करके अपने ज्ञान की संरचना स्वयं करनी है, ना कि बार बार अभ्यास के माध्यम से अपने माइंड को घिसना है। तो ये विकल्प निगेटिव है, इस वजह से ये उत्तर नहीं होगा। यानी कि 1, 2 और 3 वाला विकल्प सही है। दिए गए ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, अ लैंग्वेज टीचर वांट्स टू एसेस द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट ऑन ए ग्रुप प्रोजेक्ट, देन द पैरामीटर्स ऑफ द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट शुड बी बेस्ड ऑन। यानी कि ये बोला जा रहा है कि एक शिक्षिका जो है वो प्रत्येक बच्चे का परफॉर्मेंस के आधार पर मूल्यांकन करना चाहती है, और इसके लिए उसने बच्चों को ग्रुप में बांट दिया और ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट करा रही है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से जो विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट के लिए टीचर को करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा, जो प्रोजेक्ट कराया जा रहा है वो ग्रुप में कराया जा रहा है, और टीचर चाहती है कि प्रत्येक बच्चे का इंडिविजुअल असेसमेंट हो। तो इसके लिए ये जरूरी है कि पहले ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं उनका पहले का जो परफॉर्मेंस था उससे कंपैरिजन करके उसका मूल्यांकन किया जा सकता है कि बच्चे में कुछ प्रगति हुई है अथवा नहीं। जैसे कि मान लीजिए ग्रुप में ही प्रोजेक्ट बच्चे कर रहे हैं। अब ग्रुप में जब भी प्रोजेक्ट दिया जाता है तो प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा सेंस है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स करके बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए एक रोबोट बनाना है, तो रोबोट बनाने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि उसका प्रोग्रामिंग हो गया, उसका हार्डवेयर क्या होगा, उसका सॉफ्टवेयर क्या होगा, इसके बाद से जो मटेरियल यूज किए जा रहे हैं वो सब कैसे डिजाइन होंगे। तो 5 बच्चे हैं तो पांचों को अलग अलग टास्क दिया जा सकता है, और ये ग्रुप प्रोजेक्ट हो गया। तो प्रत्येक बच्चे का इंडिविजुअली असेसमेंट किया जा सकता है ग्रुप में भी, और जो पहले का परफॉर्मेंस था किसी पहले के बच्चे का अगर कोई परफॉर्मेंस था तो उसका अब इस ग्रुप प्रोजेक्ट के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर हम लोग तुलना कर सकते हैं कि बच्चे में प्रगति हुई है अथवा नहीं हुई है। ठीक है, तो ग्रुप में रहते हुए भी इंडिविजुअली परफॉर्मेंस का असेसमेंट यानी मूल्यांकन करने के लिए क्या जरूरी है। यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर 2, ईच स्टूडेंट्स ओन प्रीवियस लेवल, यानी कि प्रत्येक बच्चे का अपना पहले का स्तर क्या था अधिगम का, उससे तुलना करके अब इस ग्रुप प्रोजेक्ट में जो बच्चा परफॉर्म कर रहा है उसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जा सकता है, यानी कि असेसमेंट किया जा सकता है उसके परफॉर्मेंस का। ऑप्शन नंबर 2 पॉजिटिव है और यही इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट प्रीवियस ईयर के सभी शिफ्टों के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ साथ सीटेट दिसंबर 2022 के लिए सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।